Hello students. So in this class I am going to discuss the rest of the problem of online test question paper. So in the last class we have already discussed question number 1 to 7 problem. So आपकी जो प्रॉब्लम नंबर 8 थी वो क्या थी, स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में करवाया हुआ है और ऑलरेडी मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो अगर आपको ये फिर से अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप फिर से उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं और अपनी क्लास नोट्स को आप रेफ़र कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में मैंने बताया था कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको मैं तभी ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ अगर उनकी यूनिट सेम है। जैसे कि मैं स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, तो मैं उसके अंदर स्पीड ही ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि 5 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके अंदर मैं कोई फोर्स ऐड नहीं कर सकता। सपोज कर लो आप 3 मीटर पर सेकेंड में 4 न्यूटन फोर्स ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है आपका बिल्कुल वियर्ड या एब्सर्ड हो जाता है। ठीक है, तो आप स्पीड के अंदर स्पीड ऐड कर सकते हैं, फोर्स के अंदर फोर्स ऐड कर सकते हैं, आप स्पीड के अंदर फोर्स ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका बताता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो अगर कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को मैं ऐड कर रहा हूँ या सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, और यूनिट सेम होनी चाहिए तो आपको पता है कि यूनिट कहाँ से आती है, मेरी डायमेंशनल फार्मूला से ही निकल के आती है। तो दैट मीन्स इफ़ आई एम एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग टू फिजिकल क्वांटिटीज, okay, then their dimensional formula must be same. Okay, this is what the principle of homogeneity talks about. तो यहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है पूरी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। ठीक है, उसके बाद इसके एग्जाम्पल देने हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसे लिख के ये आपको डिस्कस करना था। और अगर आप ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, स्पेसिफिक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि टाइम पीरियड, जैसे कि कोई भी, जैसे कि टाइम पीरियड जैसे मैं दे रहा हूँ, टाइम पीरियड इक्वल टू 2π√L/g, ये होता है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो आपको वहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा कि टाइम पे दैट डायमेंशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। दिस इज आल्सो द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ओनली। ठीक है, तो इस तरह से आप डिस्कस कर सकते हैं इसको। तो प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर जो 9 आपको जो दिया था वो क्या था, if momentum, area and time t are taken as fundamental quantity then find dimensional formula of energy। तो यहाँ पे जैसे कि मोमेंटम, एरिया और टाइम को ये क्या मान रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटी मान रहा है, तो आपको निकालना है डायमेंशन फार्मूला एनर्जी का। तो इसका मतलब क्या है, P/A/T अगर क्या है मेरी फंडामेंटल क्वांटिटी है तो एनर्जी भी मेरी P/A/T के फॉर्म में ही मेरा एनर्जी को मेरे को P/A/T की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ कि ये डिपेंडेंट किसके ऊपर होगी, P के ऊपर, A के ऊपर और T के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने क्या मान के चल लिया कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू P⁴A, एरिया ρ⁴B एंड टाइम ρ⁴C। तो अभी जैसे प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को मैं हटा सकता हूँ यहाँ पे तो E इज इक्वल टू K P⁴A, A ρ⁴B, T ρ⁴C। Now from the principle of homogeneity, what we can write, the dimension in the left hand side must be equal to the dimension in the right hand side. So dimension of E is equal to dimension of P⁴A, A ρ⁴B, T ρ⁴C। तो अभी डायमेंशन हम लेफ्ट हैंड साइड के लिखेंगे और राइट हैंड साइड के लिखेंगे और उसके बाद कंपेयर करेंगे। एनर्जी की डायमेंशन आपको ऑलरेडी पता है, mL2T-2। P क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, मास का क्या हो गया आपका m, वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकंड, सो ये हो जाता है आपका LT-1। तो mL_T-1 ये हो गया आपका डायमेंशन ऑफ प्रेशर ρ⁴A। एरिया के डायमेंशन होते हैं L² ρ⁴B। टाइम का डायमेंशन होता है कैपिटल T ρ⁴C। तो अगेन यहाँ से लिखेंगे mL2T-2 इज इक्वल टू mLT टर्म्स को मैं सेपरेट कर लूँगा यहाँ से। तो m ρ⁴A, यहाँ पे m है नहीं, L ρ⁴ ये a है, यहाँ पे 2b है, तो a प्लस T ρ⁴ यहाँ पे क्या है -a, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे c है, तो माइनस को a प्लस c। तो अभी मैं कंपेयर करूँगा कोफिशिएंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, a इज इक्वल टू 1, a प्लस 2b इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से अगर a की वैल्यू मैं 1 सब्सटीट्यूट करूँगा तो b की वैल्यू आ जाएगी मेरी 1/2। सिमिलरली -a प्लस c इज इक्वल टू -2, a की वैल्यू 1 यहाँ सब्सटीट्यूट करूँगा तो c की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1। ठीक है,
तो अपनी जो इक्वेशन नंबर 1 आई थी उसके अंदर मैं ए बी और सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो इक्वेशन ई क्या थी मेरी, ई इज इक्वल टू के पी रेट पावर ए रेट पावर बी, टी रेट पावर सी। तो ई इज इक्वल टू के, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर दी। ठीक है, तो एनर्जी आ गई मेरी के इंटू पी रेट पावर 1 ए की पावर 1/2 टी की पावर -1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी बिकम्स पी की पावर 1 ए की पावर 1/2 टी की पावर -1। सो दिस विल बी योर डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ दैट 100 डाइन फोर्स को आपको न्यूटन के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन के अंदर जनरली बच्चे क्या गलती कर रहे थे कि उनको पता था कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन। ठीक है, तो वहीं से वो डायरेक्टली लिख रहे थे कि 1 डाइन इज इक्वल टू 10 टू पावर -5 न्यूटन। तो 100 डाइन इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 इंटू 10 टू पावर 2। ठीक है, तो वो डायरेक्टली वो लिख रहे थे। लेकिन मैंने जो आपको प्रॉब्लम पूछी वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम नहीं पूछी है, राइट। तो आपको पूरा डायमेंशनल, बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस ओनली यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपको। सबसे पहले तो मेरे को फाइंड आउट करना है कि डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का होता है क्या है। तो वो होता है आपका ML_T-2। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि कोई भी 2 यूनिट को मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ तो N1 U1 मस्ट बी इक्वल टू N2 U2। तो यहाँ पे N1 मैं मान के चल रहा हूँ न्यूटन वाला। ठीक है, तो आपको पता नहीं N1 की वैल्यू कितनी न्यूटन आएगी, तो वो मैं N1 लेके चल रहा हूँ। यूनिट U1 क्या है, न्यूटन। न्यूटन को मैं कैसे लिख रहा हूँ, ML_T-2 में। तो मास की जगह क्या लिखूँगा, ये न्यूटन क्या है, SI यूनिट। तो इसको लिखूँगा किलोग्राम रेट टू पावर 1। L की जगह लिखूँगा मैं मीटर रेट टू पावर 1। टाइम की जगह मैं लिखूँगा सेकेंड रेट टू पावर -2, क्योंकि ये होती है इसकी SI यूनिट। इजिकल टू N2। N2 आपको पता है क्या है ऑलरेडी, 100 न्यूटन है। U2 क्या है, U2 है CGS यूनिट फोर्स की। तो दैट मीन्स जो मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला आया वो मास, लेंथ और टाइम को मैं CGS यूनिट के अंदर लिखूँगा। तो मास की वैल्यू क्या है आपकी, नहीं ग्राम, CGS यूनिट में। लेंथ की क्या है, सेंटीमीटर, रेट टू पावर 1 रेट टू पावर 1। टाइम की क्या होती है हमारी, सेकेंड होती है, रेट टू पावर -2। ठीक है, तो N1 इज इक्वल टू अगेन राइट 100। ग्राम के नीचे मैं किलोग्राम लेके आ गया, सेंटीमीटर के नीचे मैं मीटर लेके आ गया, सेकंड के नीचे सेकंड, रेट टू पावर -2। ये 1 है और ये 1 है। अभी फर्दर मैं इसको सोल्व करूँगा तो N1 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 100 इंटू 1 ग्राम इज इक्वल टू, आपको पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। और 1 ग्राम क्या हो जाएगा आपका 10 टू पावर -3 किलोग्राम बाई किलोग्राम। इसी तरह से 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर -2 मीटर डिवाइडेड बाई मीटर इंटू सेकंड बाई सेकंड रेट टू पावर -2। तो फर्दर किलोग्राम से किलोग्राम, मीटर से मीटर, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा 100 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 आ जाएगा ये। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या लिख सकते हैं कि 10 की पावर जो, अच्छा तो ये जो आप सोल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा आपका 10 की पावर -3। तो आपकी N1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो पहले इक्वेशन में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो N1 क्या था मेरा, 10 की पावर -3। यूनिट क्या थी वो, न्यूटन, SI यूनिट लेके चला था ना मैं। तो 10 की पावर -3 न्यूटन इज इक्वल टू 100 डाइन। सो दिस विल बी योर आंसर। तो 100 डाइन को आपको न्यूटन के अंदर कन्वर्ट करना था, तो 100 डाइन इज इक्वल टू 10 की पावर -3 न्यूटन। दिस विल बी योर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको टेस्ट करना था, कोई इक्वेशन आपको दी हुई है कि डायमेंशन T इज इक्वल टू 2m√m/f/x। तो आपको टेस्ट करना था कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होना चाहिए थी कि डायमेंशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द राइट हैंड साइड। आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर तो T है, तो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड की तो T है। ठीक है, आपको राइट हैंड साइड के डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं। तो डायमेंशन ऑफ द राइट हैंड साइड मैं फाइंड आउट यहाँ पे कर रहा हूँ, इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, डायमेंशन ऑफ m डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ f/x। ये पूरा रूट है, तो रूट को मैं बाहर लेके आ गया, 1/10 टू पावर 1/2। तो डायमेंशन ऑफ m इज कैपिटल M। फोर्स का डायमेंशन होता है ML_T-2। x क्या है, डिस्टेंस, तो डिवाइडेड बाई L। तो अगेन अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो देखो यहाँ पे L से L मैंने कैंसिल कर दिया, m से m कैंसिल कर दिया, t की पावर -2 था, ये आ जाएगा मेरे न्यूमरेटर में। तो t की पावर 2 आ गया, रेज टू पावर 1/2। तो इसको अगर मैं सोल्व करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा t। तो डैट मीन्स डायमेंशन ऑफ द राइट हैंड साइड इज t ओनली। तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी ऑलरेडी नो दैट लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड के बराबर होनी थी। लेफ्ट हैंड साइड की तो आपको ऑलरेडी पता है t, राइट हैंड साइड की मैंने यहाँ से फाइंड आउट करी तो आ गया t। तो डैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन राइट हैंड साइड के बराबर है, हैंस द फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, तो आई होप इट इज़ क्लियर।
तो जो लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था वो पूछा था कि अगर मैं दो वेक्टर का एडिशन कर रहा हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो उनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा और उनका डायरेक्शन क्या आएगी। तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम इसको, तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। आपको करना क्या था कि ए वेक्टर ड्रा करना था, बी वेक्टर ड्रा करना था, इनके बीच का एंगल थीटा ड्रा करना था, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना था क्या कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आपको पता है ऑलरेडी वो होगा मेरा ये वाला वेक्टर ओ बी वेक्टर। तो ये होगा मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। 1 मिनट। ओके, तो आपका ए प्लस बी वेक्टर आपको ऑलरेडी पता चल गया कि आपका जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है वो कौन सा है, ये वाला जो मेरा वेक्टर है ये, ठीक। तो आपको इसकी लेंथ फाइंड आउट करना है और इसकी डायरेक्शन क्या है, आपको ये है ए वेक्टर से अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए मैंने वहाँ पे बताया था कि आपको सबसे पहले ये वाली जो ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका जो बेस अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो ये लेंथ बी है, ये बेस आ जाएगा आपको बी कोस थीटा, और ये वाला जो साइड आ जाती है ये आपकी आ जाती है बी साइन थीटा। तो आप फाइनली ये लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, बी साइन थीटा बी सी होल स्क्वायर प्लस ओ सी होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी कोस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर, वहाँ से आप अगर सोल्व करेंगे तो रिजल्टेंट आपका ये वाला आ जाएगा, ठीक है। मैं फिर से इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्लास में अंदर डिस्कस कर चुका हूँ मैं इस चीज़ को, ठीक है। और ये एंगल क्या आ जाएगा, tan अल्फा इजिकल टू ये वाली जो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी डिवाइडेड बाई ओ सी। तो बी सी आपका क्या है बी साइन थीटा, ओ सी क्या है आपका ये, तो आपका ये साइड क्या है ए और ये साइड है आपकी बी कोस थीटा। तो आई होप इट इज़ क्लियर। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट देन यू शुड आस्क मी। थैंक यू।